हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस पर DSSB TGT नेचुरल साइंस का जो प्रीवियस ईयर का 2018 का क्वेश्चन पेपर है वो पूरा अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप सभी फ्रेंड्स लोग उसको देख करके उससे हेल्प ले लीजिएगा प्लीज़। और मैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों के लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ। बायोलॉजी के तो मैं बहुत पहले से ही अपलोड कर रही हूँ। और जो ये बायोलॉजी के लेक्चर्स होते हैं मेरे, जो वो आपके यूपी के TGT PGT के लिए, KVS के PGT नवोदय विद्यालय NVS की PGT के लिए, LT ग्रेड के लिए, एंड जो आपका DSSB का नेचुरल साइंस में जो आपकी बायोलॉजी है उसके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है फ्रेंड। और ये जो अब मैं केमिस्ट्री के लेक्चर अपलोड कर रही हूँ तो ये आपका जो TGT नेचुरल साइंस में जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसके लिए, और जितना भी केमिस्ट्री का रिलेटेड एग्ज़ाम है, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी मेरे लेक्चर को और जिनको भी केमिस्ट्री के लेक्चर से प्रिपरेशन हो रही है या फिर हेल्पफुल हो रहा है, उसको आप लोग देखिए फ्रेंड। और आज जो मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ टॉपिक वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का है। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है चूज़ द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको करेक्ट वर्ड से ब्लैंक फिल करना है। पॉल्यूटेंट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस और एन एजेंट विच कॉजेज पॉल्यूशन। वन आपको फिल करना है एंड टू फिल करना है आर केमिकली पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स कैन बी, फिर आपको थर्ड फिल करना है फ्रेंड, विच रैपिडली ब्रेक डाउन बाई फोर्थ प्रोसेसेस। फिर फोर्थ फिल करना है। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 ये ऑप्शन करेक्ट आपको जिसमें भी होगा वो वाला ABCD में से चूज़ करके आपको फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको जितने भी ऑप्शंस हैं वो देख लेती हूँ एक बार। जो A है उसमें 1 2 3 4 का आप देख लीजिएगा, हेवी मेटल्स, फिर DDT एंड 3 वाला डिग्रेडेबल, फोर्थ इज़ नेचुरल। फिर B में अगर हम देखें तो पार्टिकुलेट्स, फिर 2 है हेवी मेटल्स, 3 इज़ नॉन डिग्रेडेबल एंड 4 इज़ आर्टिफिशियल। और C में है 1 इज़ नॉन डिग्रेडेबल, 2 इज़ पेट्रोलियम, 3 इज़ डिग्रेडेबल एंड 4 इज़ आर्टिफिशियल। एंड आपका जो D ऑप्शन है उसमें 1 है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, 2 है नेचुरल गैस एंड 3 है नॉन डिग्रेडेबल एंड 4 है नेचुरल। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पर A वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों, अभी मैं इसको फिर से बता देती हूँ। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन के साथ मैच कर लेते हैं। पॉल्यूटेंट इज़ डिफाइंड एज, पॉल्यूशन को जो पॉल्यूटेंट होते हैं जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं उनको कैसे डिफाइन किया गया है। अ सब्सटेंस और एन एजेंट, ऐसे सब्सटेंस या एजेंट जो पॉल्यूशन फैलाते हैं या पॉल्यूशन कॉज करते हैं। अब उसमें पहला जो है आपका हेवी मेटल्स और फिर दूसरा है DDT। ये कैसे हैं, आर केमिकल पोल्यूटेंट्स, ये केमिकल पोल्यूटेंट हैं, रासायनिक पोल्यूटेंट हैं। उसके बाद आगे आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है पोल्यूटेंट्स कैन बी। अब पोल्यूटेंट्स को पूछा जा रहा है कि वो क्या हो सकते हैं। फिर थर्ड में आपको फिल करना है डिग्रेडेबल। ओके, ये डिग्रेड हो सकते हैं, जैसे कि कौन सा डिग्रेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए कि कागज़ का कचरा है वो डिग्रेड, वो भी पोल्यूटेंट ही होगा क्योंकि वो आपके आसपास की जगहों को या आप जहाँ पे रहते हैं नेबरहुड का जो एरिया है उसको गंदा करता है बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा, या फिर किचन से निकला हुआ कूड़ा या ऐसी भी चीज़ें जो मिट्टी में जाके मिल जाती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, उनके साथ बैक्टीरिया की रासायनिक क्रिया होती है। बैक्टीरिया उसको जो है, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, अपमार्जक होते हैं, वो सारे इसको सड़ा गला देते हैं, वो सारे डिग्रेडेबल की कैटेगरी में आ जाते हैं। और उसके बाद जो फोर्थ है विच रैपिडली ब्रेक डाउन बाय नेचुरल प्रोसेसेस। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ऑप्शन A है हमारा, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो A वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर यहाँ पे अब स्टार्ट हो गया एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन अब देखते हैं इसमें क्या होगा। 2 है द जोन विच एक्सटेंड्स अबव ट्रोपोस्फेयर अप टू 50 किलोमीटर above sea level and contains dinitrogen, dioxygen, ozone and little water vapor is called। तो पूछा जा रहा है कि ऐसा जोन जो ट्रोपोस्फेयर से, अगर सी लेवल से बात की जाए तो लगभग 50 किलोमीटर ऊपर है और जिसमें
जिसको फ्रेंड हम आप नाइट्रोजन N2 लिखते हैं, वही डाई नाइट्रोजन पूछा गया है। जिसको आप लोग O2 लिखते हैं उसी को डाई ऑक्सीजन कहा गया है। और ओजोन क्या होती है, O3 होती है। और वाटर वेपर के लिए तो आप लोग वाटर H2O ही लिखेंगे। तो आपको ऐसा जोन पूछा गया है कि जिसमें ये चीज़ें आपको मिलती हैं। हमारे पास ऑप्शन है ए एक्सोस्फेयर, बी मीजोस्फेयर, सी आयनोस्फेयर एंड डी है स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। क्योंकि आप सभी को पता है जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है उसमें कौन सी एक ऐसी गैस है, कौन सा उसमें क्या है, ओजोन है, ओके, O3 है, जो हमारी पृथ्वी पे या अर्थ पे आने वाली हानिकारक या हार्मफुल रेडिएशंस को रोकता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो हार्मफुल रेडिएशंस हैं UVB जो रेडिएशंस होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 18 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड इन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए थर्मोस्फेयर, बी मीजोस्फेयर, सी आयनोस्फेयर, डी स्ट्रेटोस्फेयर। कहा जा रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से 18 किलोमीटर तक जो है आपका क्या है, सिचुएटेड है, 18 किलोमीटर की हाइट पे सिचुएटेड है। तो वो किस मंडल में है, किस स्फेयर में है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो थर्ड है उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो यहाँ पे डी हो जाएगा। ओके, तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। कहाँ से, जो हमारी अर्थ की सरफेस है उससे 10 किलोमीटर से लेकर के ऊपर अगर हम बात करें तो 50 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन विच इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन। ऐसा रीजन जो एयर पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है, यानी कि एयर पोल्यूशन जो है वो सारा किस रीजन में कंसंट्रेटेड रहता है। ए ट्रोपोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी मीजोस्फेयर और डी थर्मोस्फेयर। तो यहाँ पे देखिए जो फोर्थ वाला है उसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। अब देखिए जो ट्रोपोस्फेयर है वो जो अर्थ का सबसे जो लोअर, सबसे जो निचला स्फेयर होता है वो ट्रोपोस्फेयर होता है और यही सबसे अधिक पोल्यूशन से अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज पोल्यूटेंट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो पोल्यूटेंट की तरह मतलब नहीं समझा जाता है, नहीं माना जाता है। ए NO2, बी CO2, सी SO2 एंड डी CO। तो अब यहाँ पे बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए जो फिफ्थ का बी है CO2, इसको पोल्यूटेंट नहीं माना जाता है। जो CO2 है उसकी अगर हम एक नॉर्मल कंसंट्रेशन की बात करें तो वो एयर में पोल्यूटेंट की तरह नहीं है, लेकिन जब CO2 का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है एटमॉस्फेयर में तब ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। तो ये जो CO2 होती है ये ग्रीन हाउस गैस होती है और ये क्या कॉज करती है, ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। ओके, ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ दी सेवेंथ क्वेश्चन है सल्फर ऑक्साइड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर एयर पोल्यूशन आर कॉज्ड बाई। सल्फर के ऑक्साइड्स जो कि एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं और उसका मेजर जो है पार्ट बनाते हैं वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। ए बर्निंग ऑफ कोल एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, फिर बी है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स, सी कंबशन ऑफ फ्यूल्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, डी यूजिंग इंडोर कंबशन डिवाइसेस लाइक कुकिंग गैस। अब यहाँ पे जो हमारे पास सेवन्थ क्वेश्चन है वो क्या है, उसका ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। देखें यहाँ पे जो हमारे पास जो ए ऑप्शन था वो जो हमने बर्निंग ऑफ कोल कहा था और रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये वही वाला करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ए करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग 8th वाला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर लंग्स। इसमें से ऐसा कौन सा पोल्यूटेंट है जो लंग के लिए हार्मफुल नहीं है। ऑप्शन ए CO, बी CO2, सी SO2 एंड डी NO2।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे जो 8th वाला है उसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जो कि लंग्स के लिए हार्मफुल नहीं है। यहाँ पे CO2 जो बी है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी बहुत हार्मफुल है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हार्मफुल हैं। तो 9th देखते हैं फ्रेंड, 9th है कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग एज इट, option A is carcinogenic, B is antagonistic to carbon dioxide, C has higher affinity for hemoglobin as compared to oxygen, and D is destructive to carbon dioxide। तो फ्रेंड देखिए, आप सभी को पता है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ जो इसकी जो जुड़ने की या फिर इसकी जो एफिनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो है उसके साथ एफिनिटी इसकी हाई होने के कारण जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। नाउ 10th जो है हमारे पास वो है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल और डीजल इन ऑटोमोबाइल इंजन प्रोड्यूसेस। अब पेट्रोल और डीजल जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है इनका, तो फिर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीट की बात कही गई है, तो अब ए है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, B कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, C कार्बन मोनोऑक्साइड एंड D सल्फर डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारे पास जो 10 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाए, करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा। ओके, इट मीन्स कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जब फॉसिल फ्यूल का जितने भी आपके ईंधन होते हैं उनका जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। 11th क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, फिर उसके बाद एक्स में आपको फिल करना है अ गैस प्रेजेंट इन स्वैम्प एरिया वाइल इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वाई ऑफ फ्यूल कंटेनिंग कार्बन। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ऑप्शन है कि एक्स क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाई क्या है कंप्लीट कंबशन, देन बी में एक्स इक्वल टू CH4, वाई इज कंप्लीट कंबशन, सी में सी ऑप्शन में x इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू ऑक्सीडेशन, एंड डी में x इक्वल टू CH4 एंड y इक्वल टू कंप्लीट कंबशन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो 11th है उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी जो अभी यहाँ पे कहा गया है कि ऐसी गैस है एक्स जो कि स्वैम्प एरिया में प्रोड्यूस होती है। तो आपको पता है स्वैम्प या मार्शी एरिया में प्रोड्यूस होने वाली गैस जो होती है वो मीथेन होती है, इसलिए इसको मार्श गैस भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये इनकम्प्लीट कंबशन है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 12th है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग पार्टिकुलेट टू द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, बी कंबशन ऑफ फ्यूल, सी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड डी है एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए जो 12th है उसका हमारे पास ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होती है आपको तो पता ही है, जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कोई भी पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट नहीं करती है, और ये ऑक्सीजन इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और प्लांट CO2 गैस लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, और इस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स फूड की सिंथेसिस भी करते हैं। नाउ 13 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन ए SO2, बी H2S, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ऐसे तो हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन अगर ये इंक्रीज हो जाती है तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है, तो इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है मीथेन, वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ओजोन, ये सारी क्या होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस की कैटेगरी में आती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 14th, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस, increased level of greenhouse gas cause global warming which will result in option A biomagnification, B eutrophication, C melting of glaciers and D ओजोन डिप्लीशन। तो देखिए फ्रेंड जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कि ग्लोबली अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि पूरी पृथ्वी का जो
जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ जाएगा, और वो इतना बढ़ जाएगा कि जो अर्थ है, ठीक है, उस पर जो भी ग्लेशियर्स होंगे वो उस ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से मेल्ट करने लगेंगे। तो अब यहाँ पे कहा जो ऑप्शन सी है हमारे पास वो बिल्कुल करेक्ट हो गया है कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 15, एसिड रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय। देखिए फ्रेंड, ये अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं अपने आप में, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आते हैं, आंखों के सामने से गुजरते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं कि इनके आने के चांसेस ज़्यादा। और एसिड रेन बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज क्वेश्चन है इसका। तो ऑप्शन ए है एक्सेसिव रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर, बी एक्सेसिव रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड H2S इन एयर, एंड उसके बाद है एक्सेसिव रिलीज ऑफ NO2 एंड SO2 इन एयर, एंड डी है एक्सेसिव रिलीज ऑफ NH3 एंड CO2 इन एयर। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी जो एसिड रेन होती है वो आपका जो ऑप्शन सी है, यानी कि एक्सेसिव रिलीज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 एंड SO2 इन एयर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो एसिड रेन होती है फ्रेंड, ये जो आपके NO2 और SO2 होते हैं, ये जो फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं, यानी कि जब ऑटोमोबाइल व्हीकल या कहीं पे भी कोई इस तरह से फॉसिल फ्यूल है वो बर्न होता है, तो फिर ये गैसेस रिलीज़ होती हैं। और जब बारिश होती है या फिर रेन होती है, तो अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड की मात्रा है तो वो क्या होती है, वाटर के साथ मिल करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है। और आपको पता है एसिड रेन की वजह से जो मार्बल्स होते हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं आपके, जैसे कि अगर ताजमहल की बात करें तो ताजमहल कितना अच्छा है, वंडर, जो वर्ल्ड के वंडर हैं उनमें से एक है 7 अजूबों में से, तो उसका जो मार्बल है वो भी ब्लैक हो रहा है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल भी होती है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे है 16th, द 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्रेजेंट इन द एसिड रेन आर। ऑप्शन ए HNO2 एंड HNO3, बी इज़ H2SO4 एंड HNO3, सी इज़ H2SO3 एंड H2SO4, एंड डी है H2CO3 एंड HCl। तो ऐसे कौन से एसिड रेन में प्रोड्यूस होते हैं? तो जो 16th है उसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3, ओके, ये जो दोनों एसिड हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। 17th देखते हैं फ्रेंड। जो 17th है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन डिसकलरेशन ऑफ मार्बल ऑफ द बिल्डिंग लाइक ताजमहल। अब यहाँ पे उसकी पूरी रिएक्शन ही पूछ ली गई है। तो देखिए यहाँ पे मैं करेक्ट आपको बता देती हूँ। जो 17 है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो देखिए पहला ही है, अगर मैं ऑप्शन रीड करती हूँ तो यहाँ पे CaCO3, जो कि आप मार्बल कह सकते हैं, इसको कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब इसकी रिएक्शन H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से होती है फ्रेंड, तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड CO2 प्रोड्यूस होती है, और यही जो इक्वेशन है और ऑप्शन है ये करेक्ट है। 18 की तरफ आते हैं। 18 में क्या है फ्रेंड, मिस्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। जो मिस्ट्स होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? मिस्ट जो प्रोड्यूस होता है वो है ऑप्शन ए हमारे पास, स्मोक फॉर्म्ड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बी पार्टिकल्स ऑफ स्प्रेड लिक्विड्स एंड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इन एयर, C fine solid particles produced during crushing and grinding, and D condensation of vapors during chemical reaction। तो यहाँ पे जो 18 है उसका जो B होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो मिस्ट होते हैं वो जो पार्टिकल जो स्प्रे करते हैं, स्प्रे जो लिक्विड स्प्रे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो, ठीक है, और जो एयर में जो वेपर्स होती हैं, ठीक है, जो वाष्प होती है, उसके कंडेंसेशन से ये बनते हैं। नेक्स्ट, अच्छा फ्रेंड, ये मिस्ट अगर आपने सुना होगा, बॉडी मिस्ट्स आते हैं, ठीक है, स्प्रे करने के लिए परफ्यूम्स आते हैं और स्प्रेयर्स आते हैं, तो ये वही मिस्ट इसी से बना हुआ है। अब 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फोटोकेमिकल स्मॉग इज़ नॉट करेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, किसी न किसी एग्ज़ाम में आ जाता है। एग्ज़ाम चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का आप TGT PGD का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे फिर आप स्टेट का दीजिए, फोटोकेमिकल स्मॉग पूछा जाता है फ्रेंड। तो इसमें कह रहे हैं इसके बारे में क्या करेक्ट नहीं है।
ऑप्शन ए, इट अकर्स इन वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट. बी, केमिकली इट इज reducing mixture and is called reducing smog. C, it is formed as a result of action of sunlight on unsaturated hydrocarbons and nitrogen oxides. फिर डी है, इट हैज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड इज सो ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग. तो यहाँ पे जो हमारे पास 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड वो है बी. बी क्या है कि केमिकली इट इज़ अ रिड्यूसिंग मिक्सचर एंड इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग स्मॉग. तो ये करेक्ट नहीं है. बाकी आपका जो जितना भी ए, सी एंड डी ऑप्शन है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है. नेक्स्ट इज 20 देख लीजिए क्या है. क्लासिकल स्मॉग इज़ अ कॉमन पोल्यूटेंट इन प्लेसेस विच हैव. तो जो क्लासिकल स्मॉग होते हैं वो कॉमन पोल्यूटेंट होते हैं कैसे और किस प्लेस पे होंगे. ऑप्शन ए हमारा किस प्लेस पर ये होते हैं कॉमन पोल्यूटेंट. तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हाई एल्टीट्यूड, बी इज़ हाई टेम्परेचर, सी हाई कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर एंड डी है हाई कंसनट्रेशन ऑफ NH3 इन एयर. तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो भी आपका 20 का ऑप्शन है वो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि जहाँ पे हाई कंसनट्रेशन होती है सल्फर डाइऑक्साइड की एयर में वहाँ पे ये क्लासिकल स्मॉग होता है. ठीक है. अब यहाँ पे 21 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड. जो 21 है वो क्या है. 21 है द ब्राउन हेजी फ्यूम्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग आर ड्यू टू. ऑप्शन ए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी, पैन फॉर्मेशन, सी, एल्डिहाइड्स एंड डी है सल्फर डाइऑक्साइड. तो देखिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा. तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो है आपका यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि वो कैसे कैसे जब भी फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होती है वो रिलीज़ होती है. देन उसके बाद जो पैन है फ्रेंड, ठीक है, पैन का जो फुल फॉर्म होता है वो परऑक्सी एसिल नाइट्रेट भी होता है. तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ए ऑप्शन हो जाएगा 21 का वो करेक्ट हो जाएगा. ओके. तो अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड 22 क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग. इसमें से कौन सा फोटोकेमिकल स्मॉग का कॉमन कंपोनेंट नहीं है. ए, परऑक्सी एसिल नाइट्रेट, बी एक्रोलिन, सी फॉर्मेल्डिहाइड और डी है कार्बन डाइऑक्साइड. तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारे पास 22 है इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये कॉमन कंपोनेंट नहीं है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग. फोटोकेमिकल स्मॉग का जितना भी क्वेश्चन है आज आपका क्लियर हो जाएगा फ्रेंड. काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं इसके ऊपर. ए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बी हाइड्रोकार्बन, सी इनर्ट गैस एंड डी कार्बन मोनोऑक्साइड. तो इसमें से कौन सा जो गैस है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नॉट रिस्पॉन्सिबल पूछा गया है. तो 23 का आपके पास जो सी है इनर्ट गैसेस वो करेक्ट हो जाएगा. जो इनर्ट गैसेस का ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. 24 कौन सा है. 24 है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 कॉज पोल्यूशन बाय इंक्रीजिंग ए एसिडिटी, बी एल्कलिनिटी, सी बफर्स एक्शन एंड डी नन ऑफ दीज. तो देखिए यहाँ पे जो आपका जो 24 है फ्रेंड उसमें क्या है कि जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन ए को देख लीजिए एसिडिटी की वजह से. और इसका थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी इसके बारे में कि जो सल्फ़र के और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जब वो कंबाइन कर लेते हैं मॉइस्चर के साथ, नमी के साथ, तो ये क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं. ओके. तो एसिडिटी इनको बढ़ाते हैं ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 है, फोटोकेमिकल स्मॉग इज फॉर्म्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, बी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्साइड्स ऑफ लेड. तो यहाँ पे 25 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो देखिए जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है वो जब एयर की जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है और यानी कि NO2 और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जब उन दोनों की रिएक्शन होती है तो ये बनते हैं फ्रेंड
फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे द सेकेंडरी, एक मिनट फ्रेंड, हाँ, द सेकेंडरी प्रीकर्सर ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग आर ए सल्फर डाइऑक्साइड एंड NO2, बी NO2 एंड हाइड्रोकार्बन, CO3 एंड पैन, एंड डी CO2 एंड O2। तो 26 जो है यहाँ पे उसका जो सी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये जो है हमारे पास, देखिए फ्रेंड, जो प्राइमरी प्रिकर्सर होते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग के वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 और हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जो सेकेंडरी प्रिकर्सर होते हैं वो ओजोन और पैन होते हैं। तो इसमें सेकेंडरी प्रिकर्सर पूछा है तो यहाँ पे ओजोन और पैन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 27 की तरफ मूव करते हैं। 27 है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ए फोटोकेमिकल स्मॉग अकर्स इन अ डे while the classical smog occurs in early morning hours. B acid rain damages the buildings while it is not toxic to vegetation and aquatic life. C carbon monoxide is a greenhouse gas which results in global warming. D smoke consists of fine particles produced during crushing and grinding of solid materials. तो करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। इसमें से जो पहला वाला है ए वो ही बिल्कुल करेक्ट है कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है वो डे टाइम में होता है एंड क्लासिकल स्मॉग है वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में होता है। सुबह में जब जल्दी आप सो के उठेंगे तो आप इस दौरान पाएंगे। Now 28 the dissolution of ozone layer causes ozone hole in the blanket surrounding the atmosphere. What are the ill effects of ozone hole? अब आपको बताना है, देखिए आपको पता है कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन की लेयर है, ओजोन वहाँ पे बहुत थिन हो गई, इतनी थिन हो गई है वो लेयर की उसको ओजोन होल का नाम दे दिया गया है। तो कह रहे हैं ओजोन होल के क्या इल इफेक्ट हैं, बुरे प्रभाव क्या हैं। ए ग्रीन हाउस इफेक्ट, बी ग्लोबल वार्मिंग, सी एसिड रेन, डी यूवी रेज रीचिंग दी अर्थ। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो ओजोन होल होता है वो क्या करता है, जब होल हो जाएगा ओजोन लेयर में तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होंगी वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी उस एरिया से, और यूवी रेज जो होगी वो होल के से हमारी पृथ्वी तक आ जाएगी। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन ड्यू टू यूज ऑफ CFCs, इट मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ऑप्शन ए option A O means nascent oxygen and B is Cl and C है CH3, D OH है। तो यहाँ पे देखिए जो 29 है फ्रेंड उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसका जो B है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, यानी कि क्लोराइड Cl। तो 30 देख लेते हैं। जो 30 है फ्रेऑन के बारे में आ गया है। फ्रेऑन्स आर नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर बिकॉज दे ऑप्शन ए कॉज ग्लोबल वार्मिंग, बी कॉज एसिड रेन, सी कॉज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, डी कॉज वेरी लेस कूलिंग। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं जो फ्रेऑन्स होती हैं उनको रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में यूज़ करने के लिए नहीं कहा जाता है, रेकमेंड नहीं किया जाता है। क्यों, किस कारण से, क्योंकि पहले तो ये यूज़ की जाती थी लेकिन बाद में इसके जो है बुरे प्रभाव पता चले, इल इफेक्ट्स पता चले। वो ये थे कि जो फ्रेऑन होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है और ये क्या करती है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन करती है। तो यहाँ पे 30 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31 देखते हैं। ओजोन होल इज़ मैक्सिमम ओवर, ओजोन होल कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ए यूरोप, बी अंटार्कटिका, सी इंडिया एंड डी अफ्रीका। तो फ्रेंड ये जो है 31 का ऑप्शन आपका जो बी है अंटार्कटिका वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो डिप्लीशन ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, और लेकिन फिर भी जो ओजोन होल है वो मेनली जो है वो अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ओजोन होल जो है वो मैक्सिमम अंटार्कटिका में ही है। नेक्स्ट हमारे पास 22 है फ्रेंड। इन अंटार्कटिका ओजोन डिप्लीशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ए एक्रोलीन, बी पैन, सी PCBs एंड डी क्लोरीन नाइट्रेट। तो यहाँ पे जो 32 है फ्रेंड उसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन नाइट्रेट। 33 की तरफ आते हैं फ्रेंड। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉज मोर पॉल्यूशन,
और फिर उसके बाद बी है ओजोन इज़ हार्मलेस गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रेक डाउन टू द क्लोरीन एटमॉस्फेयर बाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। एंड डी है ट्रीज डू नॉट हेल्प इन डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो अब यहाँ पे फ्रेंड आपको सही बताना है करेक्ट ऑप्शन जो है, और वो जो करेक्ट ऑप्शन है 33 का वो सी है। ओके, सी में क्या है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वो क्या करते हैं, ब्रेक वो क्लोरीन में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के थ्रू क्लोरीन एटम में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ब्रेक डाउन टू क्लोरीन एटम्स बाई अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो फ्रेंड आज ये केमिस्ट्री के इतने क्वेश्चन 33 क्वेश्चन इस पार्ट के जो थे वो पूरे एंड हो गए हैं फ्रेंड। और ये मैं ये भी बता दूँ, ये जो केमिस्ट्री का लेक्चर है फ्रेंड, आपको जिनको भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए हेल्प चाहिए, जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, वो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। और प्लीज़ फ्रेंड लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तब और सपोर्ट करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।